हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी क्लास को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे अपने क्या 1500 क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये हमारी केमिस्ट्री की, जो आपके एनए यानी नर्सिंग असिस्टेंट में केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चंस सारे इस सीरीज से ही आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी 1500 क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको करने हैं और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकते हैं सारे के सारे यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। तो आप सभी लोग एक भी फैक्ट्स छोड़ना नहीं है, अपनी कॉपी में सारे फैक्ट्स आपको राइट करने हैं, क्वेश्चंस सारे राइट करने हैं। क्यों? क्योंकि समय आने पर उनको आप एक बेहतरीन तरीके से उनका रिवीजन कर सको, एग्ज़ाम के समय आप उनको एक बार अच्छी तरीके से देख कर जा सको। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करेंगे। टॉपिक आप सभी लोग देख सकते हो, पहला टॉपिक है आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिस्ट्री चेंजेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज, तत्व मिश्रण एंड यौगिक। थर्ड है आपका प्रतीक, सूत्र एवं सरल। इंपॉर्टेंट की बात करें तो केमिस्ट्री की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सबसे पहले आपको सभी फॉर्मूले लर्न होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि सी ए क्या है, सी एल क्या है, एन ए क्या है। अगर आपको प्रतीक की जानकारी नहीं है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे अच्छे से बेटा पीरियोडिक टेबल। अगर आपने पीरियोडिक टेबल और कार्बन्स वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया एक बार, तो यहाँ से आपको केमिस्ट्री का दर्द, मतलब जो भी दर्द डर सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा उस पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम, ऑक्सीकरण एवं अपचयन जिसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहते हो आप, अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट बेटा, परमाणु की संरचना के बारे में जो आप जानते हो। उसके बाद परमाणु भार, वैलेंसी यानी संयोजकता, वायु एवं जल के गुण, प्राकृतिक एवं कृत्रिम उर्वरक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एवं इसके अपरूप। ठीक, तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपके बन जाते हैं और इनसे ही हम लोग 1500 क्वेश्चंस बना रहे होंगे और उसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चंस के साथ हम लोग देखते चलेंगे कौन कौन से फैक्ट्स बन सकते। ठीक है, कह रहा कि जंग प्रतिरोध के लिए क्रोमियम युक्त स्टील का मिश्र धातु कहलाता है। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है ये कि बताओ जो हमारा जंग प्रतिरोध है बेटा, जंग प्रतिरोध के लिए क्रोमियम युक्त स्टील का मिश्र धातु कहलाता है। द एलॉय ऑफ स्टील कंटेनिंग क्रोमियम टू रेसिस्ट रस्टिंग इज नोन एज। ऑप्शन दिए गए आपको व्रॉट आयरन, कॉस्ट आयरन, थर्ड दिया गया हॉर्ड स्टील और उसके बाद दिया गया है स्टेनलेस स्टील। तो ध्यान रखना बेटा, अगर बात करें जंग प्रतिरोध के लिए, जंग प्रतिरोध के जिस पे क्रोमियम चढ़ाया जाता है तो वो हमारी कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी स्टेनलेस स्टील। कौन सी होती है? स्टेनलेस स्टील। ध्यान रखना, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील बेटा। ठीक है, आपसे अगर कहा जाए इस स्टेनलेस स्टील में कम से कम कितनी निकल पाई जाती, तो आप कहोगे सर ये जो स्टेनलेस स्टील है इसमें कम से कम 10.5 यानी 10.5% आपका क्या क्रोमियम इसमें पाया जाता है। लिख लो, इससे कम तो नहीं होगा, इससे ऊपर हो सकता है। मतलब इसमें इतना क्रोमियम तो होगा ही होगा बेटा, इतना क्रोमियम होगा ही होगा, ये ध्यान रखो। और जो आपका व्रॉट आयरन होता है ये क्या होता है? तो ये शुद्ध लोहा होता है। और जो कॉस्ट आयरन होता है ये क्या होता है? तो ये आपका होता है उच्च कार्बन। ठीक है, लिख लो बेटा, जो हमारा व्रॉट आयरन होता है, क्या व्रॉट आयरन, ये क्या होता है हमारा? तो ये जो होता है हमारा, इसको आप कहोगे सर शुद्ध लोहा होता है हमारा, ये प्योर आयरन होता है। क्या होता है? प्योर आयरन यानी शुद्ध लोहा होता है, शुद्ध शुद्ध लोहा होता है। ठीक है बेटा, प्योर आयरन, शुद्ध लोहा। ठीक है, और जो कास्ट आयरन होता है ये क्या होता है? उच्च कार्बन। जो हमारा कास्ट आयरन होता है बेटा ये क्या होता? तो कहोगे सर उच्च कार्बन होता है ये हमारा, उच्च कार्बन होता है। ठीक है, अब तुमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जंग प्रतिरोध के लिए क्रोमियम युक्त स्टील का मिश्र धातु कहलाता, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या बेटा? इसी को हम लोग कहते हैं स्टेनलेस स्टील, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, स्टेनलेस स्टील। और इसमें कम से कम अगर कहा जाए, कम से कम कितना? 10.5% आपका क्रोमियम होना आवश्यक है। क्रोमियम अगर जिसके प्रतीक की बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हो CR इसका प्रतीक हो जाता है। ठीक है, क्रोमियम इसका CR प्रतीक हो जाता है और ये क्या करता है?
उस पर परत बनकर चढ़ जाता है, जिससे जंग लगने से हमें बचा लेता है। मतलब कि सबसे मुख्य गुण इसका यही है कि क्रोमियम ऑक्साइड पर ये परत बनकर जंग को रोक देता है। ठीक है, तो प्रतीक क्या हो जाएगा? Cr। तो ऑप्शन बेटा हो जाएगा आपका स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा चट्टानों और खनिजों, जो भी हमारी मतलब चट्टान और खनिजों में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित तत्व है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स इज, क्लियर है ना? मतलब द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स आपकी बेटा चट्टाने हो जाती हैं और मिनरल्स आपके क्या हो जाते हैं? खनिज हो जाते हैं। तो कह रहा कि बताओ इनमें कौन सा उपस्थित तत्व है। एक आपका दिया गया है सिलिकॉन, एक दिया गया है कार्बन, एक दिया गया है हाइड्रोजन और एक दिया गया है सोना। ठीक है, तो अगर बात हम लोग सिलिकॉन की कर लें बेटा, किसकी? सिलिकॉन की कर लें, तो आप ध्यान रखना सिलिकॉन जिसका प्रतीक होता है कितना? SI प्रतीक हो जाता है, और इसका एटॉमिक नंबर देख लें तो एटॉमिक नंबर 14 हो जाता है। कितना? एटॉमिक नंबर 14 हो जाता है। और यही हमारा चट्टानों और खनिजों में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। कौन? सिलिकॉन। तो ऑप्शन तो आपका हो जाएगा सिलिकॉन। अगर ऑक्सीजन कहीं इसमें होता तो ऑक्सीजन भी हम देख सकते थे, लेकिन ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं है, तो बेटा कितना है? ध्यान रखना SI ये आपका हो जाता है 14 पर, इसका एटॉमिक नंबर 14 हो जाता है। ठीक है, अगर बात कही जाए कि सर इस सिलिकॉन की खोज कब होती है, तो इस सिलिकॉन की खोज सन 1823 ईस्वी में की गई थी। कब बेटा? 1823। इसकी खोज सन 1823 ईस्वी में किसने की थी? तो उसका नाम ध्यान रखना जैकब बर्जेलियस। पूरा नाम अगर कहा जाए तो जॉन्स जैकब बर्जेलियस। क्या नाम था पूरा? जॉन्स जैकब बर्नेलियस। थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, जॉन्स जैकब बर्जेलियस, क्लियर है ना? मतलब जो हमारा सिलिकॉन है प्रतीक उसका SI हो जाता है और एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 14 हो जाता है। इसकी खोज सन 1823 ईस्वी में जॉन्स जैकब बर्जेलियस के द्वारा की गई थी बेटा। और ये कितना होता है? तो ऑप्शन तो ए सिलिकॉन राइट हो जाएगा। अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन का प्रतीक बेटा क्या हो जाता है? C हो जाता है। हाइड्रोजन जिसका प्रतीक H हो जाता है। और सोना, देखो एक चांदी होता है एक सोना होता है। जो चांदी होता है बेटा Ag जिसे सिल्वर कहते हो, उसका एटॉमिक नंबर होता है 47। और जो सोना होता है जिसको Au कहते हो, क्या कहते हो? इसका प्रतीक Au हो जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। कितना? 79 बेटा इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो जाता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो जाता है। तो इस सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि सिलिकॉन जो है हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इस सिलिकॉन की खोज 1823 ईस्वी में जॉन्स जैकब बर्जेलियस ने की थी बेटा। और कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 हो जाता है, हाइड्रोजन का 1 और सोना Au यानी 79। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा हमारा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आदर्श गैस के प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा SI में क्या होगा? मतलब कि टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, कितना दिया गया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आदर्श गैस के प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा SI में होगी, क्या होगी? ऑप्शन दिए गए 6.17 इंटू, तो ये देखो ध्यान रखो इसके लिए फॉर्मूला एक आपने पढ़ा होगा। क्या बेटा? एक आपने गतिज ऊर्जा पढ़ी होगी जिसको कहते थे काइनेटिक एनर्जी बेटा। क्या कहते? काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप KE कहते हो। ठीक है, ये फिजिक्स में यूज होता था, जिसका फॉर्मूला होता था हाफ mv²। क्या हो जाता है? हाफ mv², वेयर मतलब जहां m आपका बेटा क्या हो जाता है? m आपका मास हो जाता है जिसे द्रव्यमान कहते हो, और v आपका वेलोसिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? v आपका वेलोसिटी हो जाता है जिसे आप वेग कहते हो। ये तो आप फिजिक्स में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए औसत गतिज ऊर्जा की, किसकी? अगर बात की जाए औसत गतिज ऊर्जा की, औसत गतिज ऊर्जा की बात की जाए बेटा, औसत गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना 3/2 K इंटू टी होता है। क्या? KE यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2 KE। K क्या है यहाँ पर? तो ध्यान रखना बेटा, K जो है यहाँ पे, K को आप कहोगे बोल्ट्जमान नियतांक। क्या कहोगे? K को कहोगे बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक बेटा। ठीक है, और इस बोल्ट्जमान नियतांक की जो वैल्यू होती है
1.38 इंटू इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति कैलोरी बेटा। ये आपको याद करके रखना है, ये आपको क्या रखना है, याद करके रखना है कि जो के है सर हमारा क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक है, जिसका मान फिक्स होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति कैलोरी, इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, अब बात हम अगर करें टी, टी क्या है, टेम्परेचर है हमारा, तो आप सभी लोग जानते हो इसको कन्वर्ट करोगे किस में, इसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 25 और कितना ऐड कर दोगे 273.15, ये ऐड कर दोगे तो किस में हो जाएगा, केल्विन में, 538 यानी 298.5 केल्विन हो जाएगा ना ये डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये सारे मात्रक होते हैं किसके, टेम्परेचर के। डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, केल्विन भी होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है। ये सारे मात्रक यानी यूनिट है आपकी किसकी बेटा, टेम्परेचर यानी इसकी ताप की। ठीक है, तो यहाँ पर 25 प्लस 273.15 यानी केल्विन में मान कितना हो गया, 298.15, ये हमारा मान हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब वैल्यू में आपसे सीधा सीधा बस पुट करना है, क्या दिया गया, 3/2 इंटू के का मान कितना हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और बेटा केल्विन का मान कितना दिया है 298.15, कितना दिया गया है 298.15। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लोगे, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लोगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, ऑप्शन आ जाएगा 6.17 इंटू 10⁻⁻21 जूल। जूल क्या होता है, तो ध्यान रखना हमेशा ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा कोई भी हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे कार्य हो, कार्य ऊर्जा का मात्रक हमेशा एसआई यूनिट में क्या होता है बेटा, जूल होता है। और सीजीएस में क्या होता है, इसका मात्रक अर्ग हो जाता है। ठीक है, एसआई यूनिट तो जूल होती है और सीजीएस में इसका क्या हो जाता है, अर्ग हो जाता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 6.17 इंटू 10⁻⁻21 जूल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घनत्व जिसे आप डेंसिटी कहते हो 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और सेल एज 200 पीएम वाले एफसीसी क्रिस्टल के 100 ग्राम में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, परमाणुओं की संख्या क्या होगी, तो ध्यान रखना, आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, हमेशा ये क्वेश्चन अगर जब भी पूछा जाए किसमें 200 पीएम वाले एफसीसी क्रिस्टल के लिए 100 ग्राम में, किसमें 100 ग्राम में, तो उसमें कितना होता है, उसमें हो जाता है 5 इंटू 10⁻⁵ कितना हो जाएगा 24, 5 × 10⁻24 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है 5 × 10⁻24, ये आपको ध्यान रखने हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हम लोग बात कर लें किसमें, आगे हम लोग एक टॉपिक भी देखेंगे जब, तो टॉपिक में अगर आपसे बात कही जाए, एक फॉर्मूला बन जाता है बेटा यहाँ पे, A बराबर P+N, और एक बन जाता है Z बराबर P बराबर E, एक ये बन जाता है। ठीक है, तो जो A है यहाँ पर ध्यान रखना, A को हम क्या कहते हैं बेटा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कह सकते हो आप, एटॉमिक वेट, द्रव्यमान भार, क्या कह सकते हो, भार। और जो P है हमारा, P है, ये हो जाता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉनों की संख्या, क्या, या प्रोटॉनों की संख्या। एटॉमिक वेट क्या है, ये परमाणु भार कह सकते हो आप। ठीक है, हिंदी में आप लिख लेना बेटा, या मैं लिख दूंगा। और ये N क्या हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, और ए क्या होता है हमारा, एटॉमिक वेट यानी परमाणु संख्या। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, यहाँ से इसकी नोटेशन हो गई। अगर बात करें यहाँ से, तो जेड आपका होता है बेटा एटॉमिक नंबर, जेड हमारा क्या होता है, जेड हमारा होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिससे आप कहते हो परमाणु क्रमांक, जिसे आप कहते हो बेटा क्या, परमाणु क्रमांक, मतलब उसका परमाणु क्रमांक कितना है। ठीक है, और अगर बात करें ई की, तो ई हो जाता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर है ना बेटा, तो ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा,
सारी नोटेशन आपके सामने, और ये दो फॉर्मूले आप याद कर लो बेटा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कुछ भी पढ़ो, पीरियोडिक टेबल पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, यूज़ कैसे करोगे, जैसे एक एलिमेंट मैंने आपको दिया Na, क्या दिया Na, और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक नंबर की वेट कितना होता है 23, मतलब जो हमारा सोडियम होता है, सोडियम की परमाणु संख्या बेटा 11 होती है और परमाणु भार कितना होता है 23। अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो कैसे बताओगे सर इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आपने पढ़ा फॉर्मूला A बराबर क्या होता है, A बराबर P+N होता है, ठीक है। किसी का जो परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगी, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ये बात तो आपने पढ़ी यहाँ से, क्योंकि Z क्या है आपका परमाणु क्रमांक, P क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, E क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ये बात तो ध्यान कर लो। देखो यहाँ से परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, परमाणु क्रमांक यहाँ से आपको बेटा दिया गया है 11, कितना दिया गया 11। तो यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे Z आपका 11 हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गया, Z बराबर P बराबर E से। और एटॉमिक वेट कितना दिया गया, यानी परमाणु भार कितना दिया गया है 23 दिया गया। वैल्यू पुट करो, A का मान बेटा हो गया 23, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर देखोगे तो 23 माइनस 11, यानी n बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा तो 12। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, मतलब सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या देखी जाए तो कितनी हो जाएगी 12। तो इसलिए ये आपको फॉर्मूले याद रखना बहुत ही आवश्यक होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, फर्स्ट ऑप्शन इज इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण, सेकंड दिया गया है अवक्षेपण, तीसरा दिया गया है विलयन, और लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन में कहा गया कि बताओ रासायनिक परिवर्तन। दो चीजें ध्यान रखना बेटा, एक होता है चेंजेस की बात करें भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको याद कैसे करना है, एक टॉपिक ही है ये पूरा कि बताओ इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो आप पहचानोगे कैसे, आप कैसे पहचानोगे कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखना है बेटा, एक छोटी सी बात ध्यान क्या रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि भौतिक परिवर्तन वो होता है कि जिसमें पदार्थ जो होता है, पदार्थ बदलता नहीं है, पदार्थ वही रहता है, पदार्थ बदलता नहीं है, पदार्थ वही रहता है, ठीक। जैसे हमने आपको मान लो एक गेहूं दिया, क्या गेहूं दिया, अब गेहूं को चक्की मिलेगा और उसमें क्या बन गया, गेहूं पिसकर क्या बन गया आटा। तो अब देखो गेहूं था लेकिन बन क्या गया आटा। तो गेहूं क्या था तुम्हारा पदार्थ था, लेकिन ये बदल गया किसमें आटे में, और बदल गया तो मतलब जब पदार्थ सेम रहे, यहाँ पे जो पदार्थ गेहूं था अगर यहाँ पर गेहूं रहता तो ये हमारा क्या हो जाता बेटा भौतिक परिवर्तन। मतलब पदार्थ में कोई चेंजेस ना आए, जब पदार्थ में कोई परिवर्तन ना हो तो वो हमारा क्या कहलाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन पदार्थ गेहूं लेकर गए थे और उसको बना हमने क्या दिया आटा बना दिया, यानी पदार्थ में क्या आ गया चेंजेस आ गया। और जब भी कभी चेंजेस आ जाए, पहले जैसा पदार्थ ना रहे, तो वही हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। वही हमारा क्या होता है, वही हमारा बेटा रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस हो जाता है। बात क्लियर है ना, भटकना नहीं बेटा। जैसे दूध लेकर गए और इसको जमा दिया तुमने, क्या बन गया दही बन गया। अब क्या तुम दही से दूध बना पाओगे, दूध से दही तो बना दिया, लेकिन दही से क्या दूध बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसलिए दूध पदार्थ था और इससे हमने अब बना दिया बेटा क्या दही, और दही बना दिया तो ये क्या हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, तो पूछा जाएगा कि बताओ दूध से दही बनना, दूध से दही बनना ये हमारा कौन सा परिवर्तन है। तो आप कहोगे बेटा ये हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ऐसे आप पहचान रहे होगे कि सर कौन सा भौतिक परिवर्तन है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब एग्जाम्पल कितने भी बन जाए, आप बस चेक करोगे कि पदार्थ अगर बदला नहीं है, पदार्थ वही है, तो हमारा आंसर होगा क्या भौतिक परिवर्तन। और अगर पदार्थ हमारा बदल गया है, अब वो पहले जैसा नहीं हो सकता है, तो वो हमारा क्या है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो बेटा, ये क्या है हमारा ऑक्सीडेशन यानी, ऑक्सीडेशन यानी जिसे आप कहते हो ऑक्सीकरण। क्या कहते हो ऑक्सीकरण,
ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। पूछा जाए कि इस ऑक्सीकरण की खोज किसने की थी, तो एंटोनी लेवोजियर ने, किसने की थी, एंटोनी लेवोजियर, ठीक है ना। इस ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की खोज करने वाले व्यक्ति हमारे कौन हो जाते हैं, तो इसकी खोज करने वाले हमारे बेटा हो जाते हैं एंटोनी लेवोजियर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। ये करता क्या है, तो ये जंग, लोहे में जंग लगने से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से बना हुआ है। कह रहा कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है, हीरा है, कांच है, संगमरमर है या रेत है, ठीक है। तो एक शब्द सबसे पहले सुन लेना आप, संगमरमर की अगर हम बात करें, जिसे आप मार्बल कहते हो, जिसे आप मार्बल कहते हो बेटा, ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा CaCO3, क्या होता है ये हमारा CaCO3, ठीक है। क्या होता है, CaCO3 होता है, जिसे आप कहते हो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहते हो, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हो किसको बेटा, ये कहते हो आप मार्बल यानी संगमरमर को। संगमरमर को अगर पूछा जाए कि बताओ संगमरमर का दूसरा नाम क्या है, तो कहोगे सर इसका दूसरा नाम हो जाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि कौन सा पदार्थ एक तत्व से बना है, तो वो हो जाता है हमारा हीरा, क्या हो जाता है, हीरा। जो हीरा हमारा किससे बना हुआ होता है, शुद्ध कार्बन से बना हुआ होता है, किससे, शुद्ध कार्बन से बना हुआ होता है, यानी एक कार्बन का ही अपरूप हो जाता है कौन, हमारा हीरा, ठीक है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डायमंड, डायमंड। और ये बेटा जो हीरा है हमारा, हीरा ये क्या है, शुद्ध कार्बन का अपरूप है, लिख सकते हो आप कि ये शुद्ध कार्बन का अपरूप है हमारा, शुद्ध कार्बन का अपरूप है, ठीक है, शुद्ध कार्बन का अपरूप है, शुद्ध कार्बन का अपरूप है, ठीक है। अब साथ ही अपरूप ये तो हो गया, लेकिन अगर बात करें और भी कुछ हो सकता है, तो हीरा के साथ साथ ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, ये भी सब क्या है, ये भी सब इसी के अप्रूव हो जाते हैं। तो लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, एक हो गया हमारा फुलरीन, क्या बोलते हैं, फुलरीन, और दूसरा हो गया ग्रेफाइट, दूसरा हो गया हमारा ग्रेफाइट। ये भी आपके क्या है, ये भी आपके क्या है, फ्लोरीन और ग्रेफाइट कार्बन के ही अप्रूफ है। और अगर हम बात करें बेटा रेत, तो रेत क्या होता है, सिलिका, जिसे बोलते हैं हम लोग SiO2। अगर बात हम सैंड की करें, तो सैंड हमारा क्या होता है, सिलिका SiO2, लिख लो इसको, इसको भी लिख लो, सिलिका, सिलिका, सिलिका बेटा, क्या, सिलिका यानी SiO2। बात क्लियर है ना। तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं कि जो हमारा हीरा है वो हमारा केवल एक तत्व से बना हुआ है, वो भी किससे, तो केवल कार्बन, कार्बन के साथ साथ शुद्ध कार्बन यानी प्योर कार्बन बेटा, प्योर कार्बन, और इसका अप्रूप हो जाता है कौन, हीरा। और अन्य की बात करें तो आपके दो और हो जाते हैं, एक फ्लोरीन और ग्रेफाइट। पूछे जाएंगे कि बताओ इनमें से कौन कार्बन का अप्रूप है, तो ऑप्शन है फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा। इन तीनों में से कुछ भी मिल जाए तो ये सारे एलोट्रॉप हैं, किसके, कार्बन के एलोट्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। आपने एक चीज और सुनी होगी, कोयला, जिसका नाम आता है कोल। तो कोल की बात की जाए तो सबसे पहले भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है या कोयला पाया जाता है, तो आप कहोगे सर झारखंड में पाया जाता है। उसमें झारखंड में भी एक जगह है झरिया नामक, तो झरिया नामक जगह में सबसे ज्यादा हमारा कोल पाया जाता है। उसी तरह उसमें भी कार्बन पाया जाता है, आपका कार्बन, और कार्बन में भी कोयले भी 4 तरह के होते हैं बेटा। पूछा जाएगा कि बताओ सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। नाम की अगर हम बात करें तो 4 तरह के कोयले होते हैं, एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है हमारा लिग्नाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है पीट। ये 4 तरह के कोयले होते हैं, जिसमें सर्वोत्तम क्वालिटी का यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है बेटा, वो हमारा हो जाता है एंथ्रेसाइट। कौन सा हो जाता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला हो जाता है वो हो जाता है एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। क्या होती है,
कार्बन की मात्रा हमारी सर्वाधिक होती है, लगभग लगभग 90% के आसपास इसमें कार्बन ही उपस्थित होता है। तो सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखोगे कि सर कोयला हमारा 4 प्रकार का होता है, कौन कौन से, तो एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस पीट, जिसमें सर्वोत्तम या सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो हमारा होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कोयले की मात्रा यानी कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसी तरह से ये सब भी क्या है, फुलरीन, ग्रेफाइट और हीरा, ये सब कार्बन के ही अपरूप हैं। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, बिल्कुल क्या, हीरा यानी डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट करा कि बताओ विद्युत बल्ब बनाने में टंगस्टन क्यों इस्तेमाल होता है। पहले देखा होगा आपने, पीले कलर का बल्ब चलता था, 10 रुपए का आता था, जो 100 वाट का होता था बेटा। ठीक है, तो उसके अंदर एक जाली टाइप में आकार दिया होता था। तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ जो वैद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा आपसे कि बताओ जो हमारा वैद्युत बल्ब है, वैद्युत बल्ब है, इसका जो फिलामेंट है, इसका जो फिलामेंट है बेटा, फिलामेंट है, किसका बना होता है। तो तुम कहोगे सर जो वैद्युत बल्ब है हमारा उसका फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अब टंगस्टन तो है, इसका प्रतीक क्या होता है, तो कहोगे सर इसका प्रतीक होता है डब्लू। इसका प्रतीक क्या हो जाता है, टंगस्टन का पूछा जाए इसका प्रतीक क्या होता है, तो इसका प्रतीक होता है डब्लू। और इसका एटॉमिक नंबर पूछा जाए यानी परमाणु संख्या पूछी जाए तो परमाणु संख्या इसकी बेटा हो जाती है 74। एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाता है, एटॉमिक नंबर बेटा कितना हो जाता है, एटॉमिक नंबर हो जाता है 74, यानी इसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाती है, 74 हो जाती है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है, 74 हो जाता है। तो वैद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है, वैद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। प्रतीक डब्लू हो जाता है, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 74 हो जाता है। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था कि बताओ वैद्युत बल्ब बनाने में टंगस्टन क्यों इस्तेमाल होता है। ऑप्शन दिए गए थे आपके, यह अन्य धातुओं से सस्ता होता है। ऐसा कोई मतलब नहीं सस्ता महंगा से, क्योंकि चीज़ क्या हमेशा हमेशा वो लगाई जाएगी हीट को जो कवर कर सके, मतलब उसकी क्वालिटी क्या हो, बेटर हो। तो ऑप्शन आपको दिया गया है क्या कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, मतलब जिसका गलनांक ऊंचा हो, जो ज़्यादा कैपेसिटी ले सके। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका दिया गया है, इसका गलनांक क्या होता है बेटा, उच्च होता है, मतलब इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका गलनांक क्या होता है, ऊंचा होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका गलनांक क्या होता है, ऊंचा होता है। तो सबसे बड़ी पहचान ध्यान रखना कि टंगस्टन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत अधिक होता है। अगर पूछ लिया जाए कितना होता है तो कहोगे सर इसका कितना होता है, तो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख लो बेटा कितना होता है, कितना होता है, तो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, कितना होता है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ध्यान रखना प्रतीक बेटा आपसे कई बार पूछा गया कि टंगस्टन को किससे डिनोट किया था, डब्लू से। ये प्रतीक है, एटॉमिक नंबर 74 होता है। ठीक है, ये एक न्यूमेरल आपसे और पूछ लिया गया, कह रहा है यदि ए का विसरण दर बी की 5 गुना है तो बताओ ए और बी के घनत्व का अनुपात क्या होगा। घनत्व तो आपका बेटा जानते हो डेंसिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है। और अगर हम बात करें डेंसिटी की, अगर हम बात करें डेंसिटी की, फिजिक्स जब आप देखोगे तो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। D = m/v। ठीक है ना। अगर यूनिट की बात करें तो मास यानी इसका किलोग्राम और इसका मीटर क्यूब, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक हो जाता है। और अगर इसकी डायमेंशन देखी जाए तो ml-3 इसकी डायमेंशन यानी विमा हो जाती। क्लियर है ना ये बात। ये फैक्ट तो आपको ध्यान करते हुए ही चलने, अगर कोई भी शब्द आ जाए उसमें आपको ये तो क्लियर करना है कि हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट क्या बन सकती है, अगर डायमेंशन बन सकती है तो इसकी डायमेंशन क्या बन सकती है। ठीक है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन यानी मास बटे वॉल्यूम बेटा। और यूनिट की बात करें तो मास जो हमारा होता है इसकी यूनिट द्रव्यमान हो जाती है यानी किलोग्राम हो जाती, वॉल्यूम इसकी मीटर क्यूब। क्यों वॉल्यूम, इसमें हाइट मतलब L × B और साथ में हाइट यानी H भी आ जाता है। और सभी की यूनिट क्या होती है हमारी, सभी की यूनिट मीटर होती, इसलिए मीटर क्यूब हो जाती। तो अगर मात्रक की बात की जाए घनत्व की तो मीटर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब
और डायमेंशन साथ ही साथ ml-3 हो जाती है। ठीक, ये तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे, लेकिन अब न्यूमेरल कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। देखो कह रहा कि रेट जो दिया गया है बेटा, रेट अगर हम ए की बात कर लें, रेट ए की बात करें तो 5 टाइम दिया गया किसका, 5 टाइम दिया गया रेट बी का। ये तो क्वेश्चन ने कहा है कि भैया हम आपसे कह रहे हैं कि जो रेट ए है बी का कितना है, 5 गुना है। और फॉर्मूला आप पढ़ो बेटा, रेट किसके, रेट जो होता है प्रोपोर्शनली होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/रूट डेंसिटी के। ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे कि रेट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा 1/रूट के डेंसिटी के। ठीक है, अब आपसे अगर यहाँ क्वेश्चन दिया गया रेट, यहाँ से रेट ए अपॉन रेट बी निकाल लोगे क्या, रेट ए अपॉन रेट बी निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इससे देखें, यहाँ से क्या देखें, रेट ए अपॉन रेट बी, रेट ए अपॉन रेट बी बेटा देख लें तो डेंसिटी देखो, अगर 1/, रखोगे डेंसिटी में, डेंसिटी ए अपॉन डेंसिटी बी, तो डेंसिटी बी पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर डेंसिटी बी अपॉन डेंसिटी ए हो जाएगा। रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर डेंसिटी बी अपॉन डेंसिटी ए। बात को कायदे से समझना बेटा कि देखो रेट ए, क्वेश्चन में कहा गया था कि जो हमारा रेट ए है वो 5 टाइम है रेट बी के। ठीक है, और फॉर्मूला जो आपका होता है रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 डेंसिटी के। तो यहाँ से रेट ए अपॉन रेट बी क्या हो जाएगा, 1 करोगे तो वैल्यू पलट जाएगी, तो रूट डेंसिटी बी अपॉन डेंसिटी ए। इसका मान तुम्हें क्या दिया गया, 5/1। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 5/1। और देखो इसका स्क्वायरिंग अगर लिखना चाहो तो लिख दो बेटा, डेंसिटी बी अपॉन डेंसिटी ए। ठीक, डेंसिटी बी अपॉन डेंसिटी ए, दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा जाएगा, डेंसिटी बी अपॉन डेंसिटी ए 25/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25/1 हो जाएगा। और अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मतलब डेंसिटी ए और डेंसिटी बी, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी 1/25, 1/25, यानी ऑप्शन जो आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 1/25। तो बात समझ में आ गई बेटा। न्यूमेरल थोड़ा सा अच्छा था, जो क्वेश्चन में कहा गया था कि ए की जो विसरण दर है, मानी रेट ए जो है वो रेट बी का 5 टाइम है, और जो फॉर्मूला होता है रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बेटा क्या, रूट में डेंसिटी। यहाँ से हमने देखा रेट ए और बी का रेशियो क्या आ रहा है, 5/1। तो यहाँ से हमने इसका जब रेशियो निकाला तो रूट में डेंसिटी बी अपॉन डेंसिटी ए, ये रेशियो बना 5:1। अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो वो आपका डेंसिटी मतलब घनत्व का अनुपात ए और बी में क्या बन जाएगा, 1/25 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/25 बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाता है, तो ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन दिए गए आपको हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन। तो हाइड्रोजन आपका सबसे हल्का हो जाता है। आपका सबसे हल्का बेटा क्या हो जाता है, सबसे हल्का कौन सा हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है। सबसे हल्का क्या हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है। और अगर तुमसे पूछे जाए कि बताओ इस हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या होंगे, इस हाइड्रोजन के बेटा समस्थानिक क्या होंगे, तो तुम कहोगे H के कौन कौन से, एक हो जाएगा हमारा 1H1 बेटा, एक हो जाएगा 1H2 और एक हो जाएगा 1H3। ये 3 समस्थानिक हो जाते हैं हमारे हाइड्रोजन के। 1H1 जिसका नाम होता है प्रोटियम बेटा, जिसका नाम होता है प्रोटियम। 1H2 जिसका नाम होता है ड्यूटीरियम, और 1H3 जिसका नाम होता है ट्रिटियम। क्लियर है ना। अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछी जाए तुमसे तो 1H1, 1H2, 1H3 प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम हो जाएगा। ठीक है, और ये सबसे हल्का हो जाएगा हमारे ब्रह्मांड में। तो ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा बी। और बात की गई है हीलियम जिसका प्रतीक बेटा He हो जाता है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और ये हमारी क्या है, ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस मतलब इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है हमारी बेटा। क्या है, इनर्ट गैस है हमारी।
अक्री गैस है। अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ हमारी, इन्हीं को नोबल गैस भी कह सकते हो, इन्हीं को नोबल गैस भी कह सकते हो, इन्हीं को निष्क्रिय गैसें कह सकते हो, इन्हीं को अक्रिय गैसें कह सकते हो। ठीक है, इन पूछा जाएगा कि बताओ इन निष्क्रिय गैसों की खोज या अक्रिय गैसों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो तुम कहोगे रैमजे नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने इसकी खोज की थी। किसकी? नोबेल गैसों की, रैमजे नाम के। तो कौन कौन सी गैसें हो जाती बेटा, तो ध्यान रखना, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी तुम्हारी अक्रिय गैसें हो जाती हैं। और इन सभी की खोज किसने कर दी? हमारी रैमजे नाम के व्यक्ति ने। और एटॉमिक नंबर की बात करें तो हीलियम प्रतीक तो H ही हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाता है। और नियॉन जो है इसका कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। ऑर्गन 18 हो जाता है। क्रिप्टॉन बेटा 36 हो जाता है। जिनॉन तुम्हारा बेटा कितना हो जाता है? 54। और ये कितना हो जाता है? 86। ये एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होने चाहिए कि हमारी अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं। तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2, नियॉन का 10, ऑर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36 और जिनॉन का 54, रेडॉन का कितना हो जाता है? 86। अगर पूछा जाए कि ये जो हमारी अक्रिय गैसें हैं किस ग्रुप में आती हैं, किस ग्रुप में आती हैं, तो ध्यान रखना जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है बेटा, पीरियोडिक टेबल हमारा जो है इसमें कुल 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? इसमें कुल 18 ग्रुप हैं हमारे और 7 पीरियड यानी आवर्त हैं। ठीक है, मतलब इसमें कुल हमारे 18 वर्ग मिलेंगे और 7 आवर्त मिलेंगे। तो ये आखिरी वर्ग है हमारा। क्या? ये हमारा आखिरी वर्ग है, यानी 18 नंबर का वर्ग है, 18 नंबर का ग्रुप है, जिसमें हम लोग ये 0 ग्रुप गैसेस को देखते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन को। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया था, नाइट्रोजन भी दिया गया, तो नाइट्रोजन का प्रतीक N हो जाता है, सिंबल क्या हो जाता है? N हो जाता है, और इसका एटॉमिक नंबर 7 हो जाता है। और सिलिकॉन SI क्या हो जाता है? SI एटॉमिक नंबर इसका बेटा 14 हो जाता है। कितना? एटॉमिक नंबर 14 हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने। पूछा क्या गया था कि ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व हमारा हो जाता है हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा बारूद एक मिश्रण है, मतलब जो हमारा गन पाउडर है वो किन किन चीजों का मिश्रण है बताना है तुम्हें। तो ध्यान रखना, जो हमारा गन पाउडर बेटा, गन पाउडर किसकी बात कर रहा है? गन पाउडर, गन पाउडर, गन पाउडर। तो ये बेटा इसमें क्या क्या, इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखोगे चारकोल। क्या होता है? चारकोल। ठीक है, चारकोल के साथ साथ सल्फर क्या रहता है? सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है बेटा, ये क्या क्या हो गया आपका? तो ये गन पाउडर है। गन पाउडर में किसका मिश्रण है? चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है तुम्हें। अगर बात करें कि इसमें सर्वाधिक क्या होता है, तुमसे पूछा जाए कि बताओ जो हमारा गन पाउडर होता है इसमें जो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट है, तो इसमें अनुपात की बात की जाए तो जो सर्वाधिक होता है बेटा ये 75% क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। अगर चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो KNO3। क्या? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है। और चारकोल आपका होता है 15%। कितना? 15% बेटा। और बचा हुआ सल्फर क्या होता है? 10%। ठीक है, तो पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि बताओ जो गन पाउडर है हमारा, गन पाउडर में किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है, तो कहोगे सर चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, जिसमें सर्वाधिक मात्रा हमारी होती है पोटेशियम नाइट्रेट की। किसकी? पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी होती है? तो 75%। सल्फर की कितनी होती है? 10%। चारकोल की कितनी होती है? 15%। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये सारी चीज़ें आपको याद हैं तो यहाँ से अगर रेशियो भी पूछा जाए कि बताओ पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का अनुपात क्या होगा, नीचे से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो ये कितना होता है? 75% होता है। सल्फर कितना होता है? 10% होता है। और ये कितना होता है? 15%। तीनों को मिला के क्या हो गया? 100%। अगर काटना शुरू करें तो ये कितना आ जाएगा? 15, 2 और 3, यानी 15:2:3 के अनुपात में ये उपस्थित हैं।
नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल अभी पूछा नहीं गया, अगर आने वाले समय में संभावना होती है तो पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको बेटा तैयार रहना है। ठीक है, अभी तक यही पूछा गया कि गन पाउडर में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो कहोगे सर 75% हमारी पोटेशियम नाइट्रेट की होती है, 10% सल्फर की होती है, और चारकोल की कितनी होती है, 15% होती है। ठीक है, और ये सबसे पुराना विस्फोटक पदार्थ है। क्या है, सबसे पुराना विस्फोटक पदार्थ है। और KNO3 को ध्यान रखना, इसी को सॉल्ट पीटर भी कहते हैं हम लोग। क्या, इसी को सॉल्ट पीटर भी कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। ठीक है, और इसी बारूद से CO2 और N2 गैस भी बनती है। इसी बारूद से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2 यानी नाइट्रोजन गैस भी बनती है। क्लियर। तो आपसे जो पूछा गया था क्वेश्चन में कि बताओ बारूद एक मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर सी चारकोल, सल्फर और पोटेशियम। तो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे। कह रहा कि गामा विकिरण से सुरक्षा के लिए ढाल किससे बनाई जानी चाहिए। मतलब जो हमारा क्या कह रहा है, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट गामा रेडिएशंस द शील्ड शुड बी मेड ऑफ, किससे बनाई जानी चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए आयरन, लेड, कॉपर और टिन, 4 ऑप्शन दिए गए। तो आप ध्यान रखो बेटा किससे बनानी चाहिए, तो इसका ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा लेड। क्या राइट हो जाएगा, लेड। अगर हम बात करें लेड जो है हमारा, इसको डिनोट किससे करते हैं, तो आप कहोगे सर जो हमारा लेड है इसको डिनोट करते हैं PB से। किससे, PB से इसको डिनोट करते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर जो है आपका बेटा कितना हो जाएगा, 82। 82 नंबर इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है, 82 इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। और जो सिंबल है बेटा इसका क्या हो जाता है, PB। ठीक है, अगर बात हम करें टिन की, तो टिन ऑप्शन तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेड। टिन को हम डिनोट करते हैं किससे बेटा, एसएन से। किससे, एसएन से डिनोट करते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है आपका 50। कितना हो जाता है, इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है हमारा 50। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 50। ठीक है, और कॉपर, आयरन हमारा हो जाता है Fe, एटॉमिक नंबर इसका 26। इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 26 हो जाती है। और बचा क्या हमारा बेटा, कॉपर, इसका हो जाता है Cu, एटॉमिक नंबर 29 हो जाता है। कितना हो जाता है, एटॉमिक नंबर 29 हो जाता है। क्लियर है ना। तो चारों ऑप्शन आप ध्यान रखना बेटा। कह रहा गामा विकिरण से सुरक्षा के लिए ढाल किससे बनाई जानी चाहिए, तो लेड से बनाई जानी चाहिए, जिसका सिंबल हमारा PB हो जाता है, एटॉमिक नंबर 82 हो जाता है। टिन जिसे हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 50 हो जाता है। कॉपर Cu, एटॉमिक नंबर 29। और आयरन Fe, एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 26। अगर साथ ही साथ पूछ लिया जाए जिंक, क्या जिंक जिसे Zn से प्रदर्शित करते हो, और जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 30 होता है। और कॉपर और जिंक किस ग्रुप में आते हैं, तो कहोगे सर ये हमारे किस में आते हैं, D ब्लॉक में आते हैं। और इसमें D ब्लॉक में आते हैं 29 और 30 इसके एटॉमिक नंबर हो जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, NTP पर एक गैस, देखो आपसे कह रहा कि NTP पर एक गैस का अनुपात इतना है, इसमें अणुओं की संख्या क्या है। ये न्यूमेरल है बेटा, आपको देख के चलने, सॉल्व कैसे करोगे। हम बात करें बेटा कि NTP पर एक गैस अणु का आयतन कितना होता है। NTP पर एक गैस के अणु का आयतन, ठीक है, NTP पर कितना। अगर तुमसे पूछ लिया NTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहोगे सर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर तुमसे पूछ लिया है कि बताओ NTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहोगे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा, क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो NTP का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एक गैस अणु का आयतन कितना होता है इस पे, तो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। याद कर लो, पूछा है NTP पर एक गैस अणु का आयतन बेटा कितना होता है, तो कहोगे सर 22.4 लीटर होता है। अब एक चीज देखना, कह रहा NTP पर एक गैस का आयतन दिया कितना है तुम्हें, इतना दिया है। और उसमें भी किसमें,
यूनिट दी सीसी में, अगर इसको तुम सीसी में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाई बेटा 1000, क्या किससे मल्टीप्लाई बाई 1000, जिसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 22,400 सीसी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 22,400 सीसी हो जाएगा। अब यहाँ से हम अगर नंबर ऑफ मोल निकालें, नंबर ऑफ मोल निकालने हो तुम्हें, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करना है तुम्हें, जो तुम्हारा आयतन दिया गया है गैस का आयतन, आप लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो गैस का आयतन बटे उसका मोलर आयतन, क्या गैस का आयतन बटे उसका मोलर आयतन। तो गैस का आयतन कितना दिया है तुम्हें बेटा 1.12 इंटू 10⁻⁻⁷, और इसको किससे डिवाइड दे दोगे, इसको बेटा डिवाइड दे दोगे 22,400 जो तुम्हारा मोलर आयतन सीसी है। सीसी से सीसी खत्म, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻12 मोल आ जाएगा बेटा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, फिर से समझ लो। अगर तुमसे कहा जाए कि एनटीपी पर एक गैस अणु का आयतन कितना होता है, तो तुम कहोगे सर 22.4 लीटर होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है सीसी में दिया गया है, तो हमें सीसी में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो सीसी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000 बेटा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 22,400 सीसी। ठीक, अब हमें पहले चाहिए नंबर ऑफ मोल। क्यों चाहिए, अगर अणुओं की संख्या तुम्हें निकालनी है तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, देखो यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल इनटू अवोगाद्रो संख्या। क्या नंबर ऑफ मोल, तो यहां लिख लो मोल, और इसमें किसका गुणा करा दो अवोगाद्रो संख्या का बेटा, अवोगाद्रो संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे, हमारे क्या आ जाएंगे, हमारी आ जाएंगे अणुओं की संख्या। अब तुमने देखो निकाला क्या है, मोल निकाली है कितने 5 इंटू 10⁻⁻12, 5 इंटू 10⁻⁻12 मोल निकाल लिए तुमने। और अवोगाद्रो संख्या क्या होती है बेटा 6.022 होता है, तो 2 चलता रहता तो 6.023 इंटू 10 कितना हो जाता है 23, और इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा बेटा आंसर आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻12, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। लिखना चाहो लिख सकते हो। थोड़े से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बेटा जो न्यूमेरल बनते हैं थोड़े से आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी क्या है, इनके फॉर्मूले थोड़े से आपको रिवीजन करके जाने होंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनटीपी पर क्या है, तो एनटीपी है आपका नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पर एक गैस के अणु का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है, जो आपको दिया गया था यूनिट में कन्वर्ट करके सीसी में, तो इसलिए हमने उसको सीसी में कन्वर्ट कर लिया। सीसी में कन्वर्ट करने के बाद हमने नंबर ऑफ मोल निकाले, मतलब नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या गैस का आयतन बटे मोलर आयतन रख के हमने वैल्यू सॉल्व की, आई कितनी 5 इंटू 10⁻⁻12 मोल आ जाएगा। फिर निकालना क्या था अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इंटू उसमें अवोगाद्रो संख्या का मल्टीप्लाई करा देना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अणुओं की संख्या। अब मोल निकाले तुमने क्या 5 इंटू 10⁻⁻12, और अवोगाद्रो संख्या क्या होती 6.022 इंटू 10⁻23, ये तुम्हारी अवोगाद्रो संख्या होती है बेटा। इसका हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या हो गया, वो हो गया हमारा 3.01 इंटू 10⁻12, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, साथ ही साथ तुमसे ये पूछेगा ही पूछेगा कि बताओ अवोगाद्रो संख्या क्या होती, तो कहोगे सर 0.22 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर उसने कहीं पूछ दिया, अगर उसने कहीं पूछ दिया कि बताओ अवोगाद्रो संख्या जो है इसकी खोज किस सन में हुई थी, तो कहोगे सर 1811 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो उस वैज्ञानिक का नाम हमारा हो जाता है अमेदियो अवोगाद्रो। क्या अमेडियो अवोगाद्रो, लिख लो बेटा यहाँ पे। खोज कब होती है, तो 1811 ईस्वी में, किसकी अवोगाद्रो। ठीक है, कब होती है 1811 में। कौन करता, तो ये करते अमेडियो, ध्यान रखना इनका नाम अमेडियो अवोगाद्रो। ठीक है ना, तो अवोगाद्रो जो नंबर होता है बेटा इसकी खोज सन 1811 ईस्वी में अमेडियो अवोगाद्रो करते हैं। और जो क्वेश्चंस था तो उसका ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.01 इंटू 10⁻12।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना क्या है, कौन सा कथन सही है तुम्हारा। ऑप्शन दिए गए, जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है। ऑप्शन में है सिल्वर, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होती है। तो ध्यान रखना बेटा, जो हमारी बात की जा रही किसकी, जर्मन सिल्वर की। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर और जिंक तो होता है लेकिन सिल्वर नहीं पाया जाता है। क्या इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, तो पाया क्या जाता है, इसके स्थान पर हमारा पाया जाता है निकिल। क्या पाया जाता है, निकिल पाया जाता। तो लिख लेना, जो हमारा बेटा जर्मन सिल्वर है, जो हमारा जर्मन सिल्वर है, इसमें क्या क्या पाया जाता। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये दो ऑप्शन कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक तो रहता ही रहता है, साथ में इसके क्या आ जाता है, निकिल। जर्मन सिल्वर में सिल्वर शब्द तो आ रहा लेकिन सिल्वर उपस्थित नहीं होता है, सिल्वर उपस्थित नहीं होता। ये तो पहला ध्यान रखना कि जर्मन सिल्वर जो है सिल्वर नहीं होता, कॉपर और जिंक होता है। इसके स्थान पर क्या उपस्थित रहता है, निकिल उपस्थित रहता है। तो तुमसे पूछा जाए कि बताओ जर्मन सिल्वर किन चीज़ों का मिश्रण है, तो कहोगे सर कॉपर, कॉपर, जिंक और निकिल, इन चीज़ों का मिश्रण है। तो पहला ऑप्शन तो आपके हिसाब से क्या हो गया, गलत, क्योंकि उसने पूछा कि सही ऑप्शन बताना है, तो इसमें तो क्या है, गलत हो गया। दूसरा कह रहा ब्रास, ब्रास क्या होती है आपकी, पीतल, पीतल में जिंक नहीं होता है। अरे पीतल की बात कर रहा है यानी ब्रास, ब्रास, ब्रास यानी पीतल बेटा। और ये किन चीज़ों का मिश्रण होता है, तो कहोगे तांबा, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, यानी कॉपर, कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है। और इसने तो मना किया है क्या, कि जो हमारी ब्रास होती जिंक नहीं होता है। तो इस हिसाब से ए बी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। जर्मन सिल्वर और ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। तीसरा दिया गया कि ब्रांज कॉपर किससे मिलकर बना होता है, ब्रांज जो होता है, ब्रांज जिसे आप कांसा कहते हो, मेडल होता है, कांस्य पदक, तो ये ही है जो आपका ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है। तो ये बात आपकी सही है बेटा, कॉपर और टिन। जो आपका ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन का ही मिश्र धातु है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि जो हमारा ब्रॉन्ज है यानी कांसा है, किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और टिन का एलॉय, यानी कॉपर और टिन का मिश्र धातु है हमारा। तो ऑप्शन आपका कौन सा, केवल तीसरा, केवल तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, केवल तीसरा हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केवल तीसरा। नेक्स्ट कह रहा कि आभूषण बनाने में सोने के साथ सामान्यता कौन सी धातु मिलाई जाती है। हमेशा ध्यान रखना, जो सोने की जो भी चीज़ें हमारी बनती हैं उसमें कौन सी चीज़ मिलाई जाती है। तो ये आपका हो जाता है, ये आपका बेटा हो जाता है कॉपर। क्या हो जाता है, कॉपर। क्यों, क्योंकि ये कॉपर जो होता है टिकाऊ होता है प्लस चमकदार होता है। क्या होता है, लिख लेना, कॉपर से क्या होता है, टिकाऊ, टिकाऊ, टिकाऊ के साथ साथ क्या करता है, ये चमकदार होता है, टिकाऊ और चमकदार होता है, मतलब चमक लाने का काम भी ये करता है। ठीक है, अगर बात करें कि कैसे पहचानोगे कि सोना हमारा शुद्ध है, शुद्ध पहचानने के लिए तो उस पर एक चिन्ह होता है, पूछा जाएगा कौन सा चिन्ह। तो ध्यान रखना, शुद्ध सोना पहचानने के लिए हॉलमार्क, कौन सा बेटा, हॉलमार्क। शुद्ध सोने को पहचानने के लिए उस पर कौन सा चिन्ह, तो हॉलमार्क का चिन्ह होता है जिससे आप पहचानोगे। और उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती, कॉपर धातु मिलाई जाती। क्यों, क्योंकि वो टिकाऊ और चमकदार होती है। साथ ही साथ एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है बेटा, 29 हो जाता है। और पहला ऑप्शन दिया गया Zn यानी जिंक, इसका कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। आयरन Fe यानी 26 हो जाता है। और सिल्वर Ag जो चांदी होती है बेटा, इसका 47 हो जाता है। ध्यान रखना, अभी तक जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं, जो 18 ग्रुप यानी समूहों में बैठाए गए हैं और 7 आवर्तों में बैठाए गए हैं। ठीक है, उनमें से आप 100 तक तो याद करके चलो। अब इस समय एग्जाम में जो पूछ रहा है 100 के आसपास तक का भी एटॉमिक नंबर पूछ ले रहा है कि बताओ टंगस्टन का एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो कहोगे सर टंगस्टन जिसको आप W से डिनोट करते हो, इसका एटॉमिक नंबर 74 हो जाता है। ठीक है, लेड पीबी से डिनोट करते हो जिसका एटॉमिक नंबर सर 82 हो जाता है। यूरेनियम यू से डिनोट करते हो जिसका 92 हो जाता है। तो इस तरीके से सारे एटॉमिक नंबर तुम्हें याद करके रखने हैं। ठीक है, सारे एटॉमिक नंबर तुम्हें याद करके रखने हैं बेटा। और जो क्वेश्चन में पूछा गया था तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्या, कॉपर।
कॉपर। ये क्या करता है, तो ये सबसे ज़्यादा टिकाऊ होता है और टिकाऊ होने के साथ साथ क्या होता है, ये सबसे मजबूत होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे बेटा आज के हमारे। ये आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से देखोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखोगे, और जितने भी इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बने सारे आपको लिखाए गए हैं, सारे आपको लिखाए गए हैं। बस आप अपनी कॉपी में डे बाय डे सारे फैक्ट्स डेट बाय डेट आप लिखते हुए चलोगे, समय समय पर उसको रिवीजन करते रहोगे। अगर ऐसा काम करते रहोगे तो एग्ज़ाम के समय आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं पड़ेगा तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को क्या कर रहे होगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहे होगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।